राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बंजारन की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोहनपुर गांव हरे भरे खेत खलियानों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में कुछ ब्राह्मण जाति के लोग, कुछ कायस्थ और कुछ संपन्न राजपूत और बनिया जाति के संपन्न घर थे। इसके अलावा कुछ दलित जाति के लोगों के घर भी थे। वहां जो निर्धन और भूमिहीन थे वे उन संपन्न लोगों की जमीन और खेतों पर काम करके अपना गुजारा करते थे। गांव की सीमा पर जो कुछ बंजारे आकर रुक गए और उन्होंने अपना डेरा डाला था। गांव की सीमा पर बसे बंजारा समुदाय के लोगों पर ये विशेष ध्यान तो नहीं देते थे। इस समुदाय के लोग अक्सर अपने डेरे यहीं लगाते थे। इनका काम तरह तरह की देसी दवाइयां बेचना, लोहे और औजार बनाकर बेचना और इनमें से कुछ नट का काम करते थे जो खेल तमाशे दिखाते थे। मोहनपुर गांव और इसकी सीमा से सटे गांवों में ये बंजारे घूम घूम कर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कुछ दिन कमा लेने के बाद फिर अपना डेरा उठा लेते और फिर कहीं और बसेरा करते। इन्हीं बंजारों के घरों में से एक घर था किशन बंजारे का। किशन बंजारे की बीवी एक बीमारी में ठीक से इलाज नहीं होने के कारण बहुत पहले चल बसी थी। जब उसकी पत्नी जिंदा थी तो किशन बंजारे को किसी चीज की कमी नहीं थी। खेल तमाशा दिखाने में निपुण, बहुत ही सुंदर, रूपवान पर्वतिया नाम था उसका। पर्वतिया लोगों का मन झट से मोह लेती थी। जहां वह जाकर खेल तमाशे दिखाती थी वहां नोटों की बारिश होने लगती थी। तब किशन से ज्यादा खुशहाल शायद इनके कबीले में कोई नहीं था। उसे रुपए पैसे की कमी नहीं थी, ना ही अनाज की। वह खुद आलसी किस्म का आदमी था। ज्यादा काम करने में उसका मन नहीं लगता था, पर उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। होनी कहिए या उसका दुर्भाग्य, अचानक एक दिन पर्वतिया को तेज बुखार हुआ। किशन ने उसका पास के गांव के डॉक्टर से इलाज करवाया। दवा देने के बाद भी उसका बुखार नहीं उतरा तो शहर जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए किशन से उसके रिश्तेदारों ने कहा। पर कंजूस किशन ने पैसा ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं समझा और उस बुखार से वह पर्वतिया बेचारी 10 दिन तक तड़पती रही और एक एक करके दिन बीतते रहे। और एक दिन पर्वतिया राम को प्यारी हो गई। जिस समय पर्वतिया मरी थी उस समय किशन और पर्वतिया की एक छोटी सी बेटी लाछी पर्वतिया की गोद में थी। लाछी 7 साल की थी जब पर्वतिया उसे छोड़कर चली गई। बिना माँ की बेटी लाछी की अब वही किशन के जीने का सहारा थी। अभी किशन के पास पैसे थे, पर्वतिया के गहने भी थे जो मरते समय उसने किशन से वचन लेते हुए उसे दिए थे। उसने कहा था कि वह यह गहने लाछी की शादी में उसे दे देगा। कुछ दिन पर्वतिया के मरने के बाद किशन ने रोते हुए बिताए। फिर कुछ काम काज की सोची। वह कभी कुछ देसी बूटी बनाकर बाजार में बेचने जाता तो कभी लोहे को ठोक ठाक कर कुछ औजार बनाकर बाजार में बेच आता। कभी खेल तमाशे दिखाने चला जाता, पर अब उसे ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। उसके कर्तव्यों से भी अब वह बात नहीं थी। साथ ही उसे अपनी बेटी लाछी को भी अकेला पालना पड़ रहा था। उसकी बरादरी के लोगों ने किशन को दूसरी शादी करने को कहा, पर वह बेटी लाछी को बहुत प्यार करता था और सौतेली माँ के हाथों में उसे सौंपना नहीं चाहता था। ठाट बाट से रहने की आदत अभी भी किशन की गई नहीं थी। बेटी लाछी के लिए वह एक से एक खिलौने और कपड़े लाता, खुद अच्छा खाता और पहनता। धीरे धीरे किशन के पास पैसे खत्म होने लगे और अब वह गरीब होने लगा था। लाछी धीरे धीरे अब बड़ी हो रही थी। वह अपनी माँ की तरह रूपवती थी। 12-13 साल की हो गई थी लाछी। अब अपने बापू का ख्याल रखने लगी थी। छोटी थी तो बापू सदा उसे अपने साथ रखकर ही सारा काम करता था। जगह जगह वे डेरे बदलते,
लाची सोचती कि वे रुककर एक जगह क्यों नहीं टिक कर रहते। तब उसे उसका बापू समझाता, लाची, हम बंजारों का जीवन ऐसा ही होता है बेटी, हम एक जगह नहीं रहते। लाची यह सुनकर सोच में पड़ जाती। जब उसका बापू तमाशे दिखाने या कोई काम करने बाहर जाता तो लाची अपने बापू के लिए खाना बनाकर रखती और उसका आने पर उसे खाना परोस कर देती। बड़ी मुश्किल से अब 2 जून का खाना जुट पाता था। कुछ दिनों से किशन कुछ सोच में पड़ा हुआ था। वह सोचता था कि लाची 12-13 की होने वाली है, क्यों ना अब उसे खेल तमाशों के कुछ गुर सिखाए जाएं कि वह भी पैसे कमाने में उसकी मदद कर सके। वह अक्सर लाची को इस बात के लिए समझाने लगा, पर यह लाची तो न जाने किस मुहूर्त में पैदा हुई थी। वह बापू की इस मामले में एक नहीं सुन रही थी। उसे तो घर में रहकर खाना पकाना ही अच्छा लगता था। उसे यूं बार बार डेरे बदलना भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उन बंजारों की ऐसी जिंदगी क्यों है। लाची अब 13-14 साल की हो गई थी। दिखने में वह बहुत सुंदर थी। लाची दिखने में 16-17 साल की दिखती थी। बंजारे समुदाय में उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे थे। जिस भी गांव शहर के पास वे डेरे लगाते, आसपास के मनचले किस्म के लड़के डेरे के पास मंडराने लगते थे। अब लाची को अपने सौंदर्य का भान होने लगा था। उसके नाते रिश्तेदार या पास में किसी नट के डेरे में लाची के बराबर टक्कर की कोई सुंदर लड़की नहीं थी। किशन अपनी बेटी की सुंदरता को देखकर खुश होता था और चाहता था कि वे नटों के करतब सीखकर उसके साथ तमाशा दिखाने को चले, ताकि उसके पास पहले की तरह पैसों की बरसात हो जाए, जैसे कि उसकी बीवी पर्वतिया के जमाने में हुआ करती थी। पर लाची को यह खेल तमाशे सीखने में कोई शौक नहीं था। वह गांव शहर बापू के साथ घूमती और देखा करती थी कि छोटे छोटे सुंदर घरों में औरतें खुश होकर घर गृहस्थी चलाती हुई रहती हैं। उनके पास उनके छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। वे आराम से जीवन भर एक ही घर में रहती हैं। तो उसके सपनों में वही जिंदगी घूमती थी। उसे औरतों का वह जीवन अच्छा लगता था। वह सोचा करती थी कि बंजारों में एक को छोड़ो दूसरी शादी कर लेते हैं, एक जगह रह कर जीवन नहीं गुजारते। काश उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से होती जो यह खेल तमाशे की बजाय कुछ अन्य काम करके जीवन यापन करता और उसे एक अच्छा जीवन देता। उसे कुछ काम नहीं करना पड़ता। वह पति की सेवा करती, घर में रहकर अपने बच्चों को पालती। पर वह क्या जानती थी कि उसके सपनों का पूरा होना इतना आसान नहीं है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। लांची देखते ही देखते बड़ी हो रही थी। लांची का बापू किशन अब उससे खुश नहीं रहता था। वह सोचा करता था कि काश उसकी बेटी उसकी बात मान लेती तो उसे यूं बदहाली का जीवन तो नहीं जीना पड़ता। इसी बेटी के लिए तो उसने दूसरी शादी नहीं की और उसकी बेटी है कि उसे पुट्ठे पर हाथ भी नहीं रखने देती। किशन का चचेरा भाई मुरली आज बहुत दिनों के बाद किशन से पूछ ही बैठा, भैया, हमारे यहाँ सभी लड़के लड़कियां हमारा नटों का पुश्तैनी काम सीखते हैं और लाची को तुम यह सब क्यों नहीं सिखाते? आखिर यह सब सीखना उसके लिए कितना जरूरी है? क्या? तब वह कहने लगा, किशन, क्या कहूँ मुरली, इस लड़की की तो मति मारी गई है। यह कहती है कि मैं खेल तमाशे दिखाने कहीं नहीं जाऊंगी, बिरादरी से बाहर की दूसरी औरतों की तरह घर बैठकर सिलाई कढ़ाई सीखूंगी और खाना बनाऊंगी। तब वह मुरली कहने लगा, यह तो गलत है ना भैया, उसे मैं समझाऊंगा। और किशन ने एक लंबी सी सांस छोड़कर कहा कि पता नहीं ये लड़की कब समझेगी, 2 पैसे घर आएंगे तो घर के काम आएंगे। लाची की ज्यादा सहेलियां भी नहीं थी। एक कम्मो थी जो उसके नाते में भी लगती थी। दोनों में पक्की दोस्ती थी। वह लाची की हमराज थी। अक्सर वह लाची को छेड़ती थी, अरे लाची, तेरे लिए तो कोई घोड़े पर चढ़कर राजकुमार आएगा क्या, जो तुझे ब्याह कर रानी बनाएगा। तब वह लाची कहती कि मैं उसी का तो इंतजार कर रही हूँ, लेकिन हमारी किस्मत में ऐसा राजकुमार कहाँ है जो हमें एक महल दे दे। लाची कहती, महल नहीं,
मुझे तो एक झोपड़ी ही चाहिए जिसकी मैं अकेली रानी हूँ, पर आराम से एक जगह जिंदगी बिताऊं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, क्या मेरा ऐसा नसीब नहीं होगा? लाची कम्मो के बाल गूंथते हुए उससे कह रही थी। तो कम्मो कहने लगी, जरूर लाची, तुम तो इतनी सुंदर हो, कोई भी राजकुमार तुम पर मोहित होकर तुम्हें महलों की रानी जरूर बनाएगा। और दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ती। लाची कभी कम्मू के साथ फूल चुनने चली जाती, कभी दोनों सहेलियां साथ मिलकर कुछ सीखती प्रोती। इसी तरह लाची के दिन गुजर रहे थे। कम्मू की माँ भी लाची को बहुत प्यार करती थी। अक्सर फुर्सत में कुछ बनाकर लाची को खिलाती, उसके बाल संवारती। लाची उन्हें मौसी कहती थी और उनके गले से लिपट जाती थी। घर रहती तो बापू उसे बात बात पर फटकारता और शायद ही कभी उससे अच्छी तरह बात करता था। लाची अब उसके पिता को उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जिस बेटी को उसने नाजों से पाला था, जब उसके सुख देने का वक्त आया तो उसने उसकी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। कहीं उसे पालते वक्त उसके मन में यह भी आशा रही होगी कि लाची उसके लिए कभी एक बड़ा बैंक बैलेंस सिद्ध होगी, पर लाची ने तो उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी थी। बहुत सोचते सोचते एक दिन किशन कम्मो की माँ से मिलने उसके डेरे पर पहुंचा। चिलम पाने के लिए कम्मो की माँ भगवती ने किशन को बैठाया और कहा, किशन ने कि मैं एक जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूं भगवती। किशन थोड़ी देर के बाद जो खकार कर बोला। लाची की माँ तो अब भगवती रही नहीं, जो उसे कहता कि लाची को समझाओ। भगवती, तुम तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हो और वह तुम्हारे पास काफी समय रहती है, बोलो ना। भगवती कहने लगी, किशन क्या बात है, लाची तो मेरी बेटी जैसी ही है, उसके हक की कोई बात होगी तो मैं जरूर उसे समझाऊंगी। तब किशन ने कहा कि वो दोनों आपस में काफी देर बातें हुई, फिर किशन ने उसे विदा ले ली। उधर आज मोहनपुर गांव से बंजारों का डेरा उठने वाला था। अब इधर ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। सारे बंजारे अपने तंबू और सामान असबाब समेट रहे थे। लाची भी बापू के साथ मिलकर बर्तन भांडे और अन्य सामान समेट रही थी। सच पूछो तो हर जगह जहां वे डेरे लगाते थे, वहां से लाची को जाने का मन नहीं करता था। जिसमें मोहनपुर गांव तो उसे जरूरत से ज्यादा ही पसंद था। यहाँ के मनोहर बाग बगीचे ताल तलैया, इन सब से लाची को बहुत लगाव हो गया था। यहाँ इमली के पेड़ों से कच्ची इमलियां तोड़ तोड़ कर खाने, तालाब पर घंटों बैठकर तैरती हुई मछलियों को देखना लाची को बहुत अच्छा लगता था। पर अब तो जाना ही था। बापू लाची को समझा रहा था, देख लाची, अफसोस ना कर, हमें तो डेरे बदलने ही पड़ते हैं। जल्दी जल्दी सामान समेट, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, सब आगे चले जाएंगे। और तू कोई ससुराल नहीं जा रही है जो जो मुंह को ठसुआए हुए है। हम कहाँ जा रहे हैं बापू, लाची ने अपने पिता से पूछ लिया। तो उसका पिता बोला, पास के ही गांव रहमतपुर बड़ा अच्छा गांव है, जमींदारों का वहाँ अच्छी आमद हो जाती है, पैसे वाले ज्यादा हैं और खेल तमाशों की भी अच्छी कदर है। लाची का बापू लाची को बता रहा था। तो तू एक काम कर लाची, तू भी खेल तमाशे सीख ले, मुझे अकेले से कितना काम करवाएगी, और अब मेरी उम्र भी तो बढ़ रही है। तेरी माँ तो मेरा दाहिना हाथ थी, उसके मरने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेला ही हो गया हूँ। लाची का पिता जो सांस लेकर बोला। तो लाची को भी कम्मो की माँ ने इस बारे में बहुत समझाया था। अब लाची को लगने लगा कि उसका बापू गलत तो नहीं कह रहा, वह अकेले काम करके थक जाता है और उसे अब बापू का सहारा बनना चाहिए। बापू ने कम्मो की माँ से अपने दुख दर्द बताए तो वह बहुत तरह से कम्मो की माँ ने जो लाची को बहुत प्यार से समझाया था। और कोई भी हुनर सीखना बेटी बुरा नहीं है, और ना ही कोई काम बुरा है। और इसी तरह किस्मत से शायद लाची के सपने कभी पूरे हो जाएं। इसलिए अभी बापू के समझाने पर लाची ने बापू का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे विश्वास दिलाया कि बापू की तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह निर्धनता से अब तंग आ गया था। अब उसे
काम भी ज्यादा नहीं हो पाता था। थोड़ी देर में बंजारों का डेरा मोहनपुर से उठ गया था और अब उन्हें रहमतपुर की ओर प्रस्थान किया। शाम की बेला होते होते बंजारे अपने समान असबाब के साथ मोहनपुर से सटे गांव रहमतपुर की सीमा पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो किसी अन्य जगह से आए बंजारों ने वहां पहले ही अपने डेरे लगाए हुए थे। अब वो थोड़े निराश से हो गए। आमदनी बट जाएगी यहाँ, फिर भी बिना निराश हुए उन्होंने अपने तंबू उन बंजारों के डेरे से थोड़ी दूर हटकर लगा दिए। थोड़ी देर में उस बंजारा समुदाय के कुछ प्रमुख लोग उस समुदाय के प्रमुख के साथ हुक्का पानी के लिए आ गए। रहमतपुर गांव के बासिंदों के बारे में बातें होने लगी। गांव तो अच्छा है, लोग पैसे वाले हैं और दिल वाले भी हैं। इसके आसपास के गांवों में भी अच्छी कमाई हो जाती है। हम सब मिलकर जो इलाके बांट लेंगे। दूसरे समूह के बंजारों का मुखिया बोला। तो इस समूह के मुखिया ने भी हमें गर्दन हिलाई। किशन पास में बैठा सारी बातें सुन रहा था। इसी तरह यहाँ रहते हुए लाची और किशन को 3 दिन हो गए थे। लाची अब खेल तमाशे किशन से और कम्मों की माँ से सीखने लगी थी और किशन के साथ इस गांव के अलग अलग इलाकों में जाने लगी थी। धीरे धीरे लाची को इन सब में जो मन रमने लगा था और नहीं भी लगता था तो लगाना पड़ता था, किंतु उसके सपनों पर जो राख पड़ी थी उसे बस एक चिंगारी की देर थी, वह भड़क उठती। उसके सपने तो दब जरूर गए थे किंतु अभी पूरी तरह मरे नहीं थे। एक दिन वह चिंगारी भड़कने का इंतजार उसकी सहेली कम्मो को होता रहता था, क्योंकि वह लाची को बचपन से जानती थी। अब धीरे धीरे लाची तमाशे और करतब सीखने लगी थी। वह चतुर और बुद्धिमान तो थी ही, जल्दी उसने कई तरह के तमाशे सीख लिए। रस्सी पर चलना, कई तरह की कलाबाजियां। उसका स्वर बहुत ही सुरीला और कंठ में तो साक्षात सरस्वती का वास था। अब उसका 14वां साल चल रहा था और वह 16-17 से कम की नहीं लगती थी। 6 महीने रहमतपुर और आसपास के गांवों में खेल तमाशे दिखाते हुए गुजर गए थे। लाठी के डेरे से थोड़ी ही दूर दूसरी जगह से आए दूसरे समूह के बंजारों के डेरे लगे हुए थे। उन डेरों में से एक डेरा सुखी बंजारे का था। वह अपनी बेटी कल्पी और बेटे राजू के साथ वहां रह रहा था। राजू यही कोई 17-18 साल का नौजवान था। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक शरीर का था, नवयुवक था। नई पीढ़ी का यह लड़का अपने पुश्तैनी कामों में तो रुचि रखता ही था, साथ ही अपने पढ़ने लिखने का शौक भी पूरा करता था। वह विभिन्न जगहों पर घूमते हुए भी स्कूलों में जाकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करता, समय निकालकर कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। वह बंजारों के अन्य पुश्तैनी धंधों के अलावा कुछ अन्य रोजगार भी करना चाहता था। लाची अपने डेरे में जब भी पास के तालाब से खाना पकाने और पीने के लिए पानी लेने जाती तो राजू उसके डेरे के पास कभी कुछ पढ़ते, कभी कुछ जलावन काटते, तो कभी लोहे को पीटकर कुछ बनाते हुए उसे देखती। उसका मन करता कि वह भी राजू से कुछ ना कुछ बात करे। राजू भी लाची की ओर देखता जरूर था। फिर एक दिन राजू ने लाची को टोक दिया, तू पास के डेरे में रहती है क्या? क्या नाम है तेरा? रोज तुझे देखता हूं। लाची ठिठक सी गई। उसका इस युवक से बातें करने का मन तो करता था, पर यह सांवला सा हंसमुख युवक उसे अच्छा लगता था। वह कहने लगी, मेरा नाम लाची है, मेरे बापू का नाम किशन है, मेरा डेरा उस तरफ है, कभी मेरे डेरे पर बापू से मिलने आना। लाची ने कहा तो वह राजू कहने लगा, अरे मैं तुझी से मिलने आऊंगा, तेरे बापू से क्यों? और राजू के मुंह से यह सुनकर लाची शर्माकर अपनी गगरी बर्तन लेकर भाग गई। इसी तरह आते जाते बातें करते दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। अब राजू किशन से मिलने उसके डेरे पर भी अक्सर आने लगा। दोनों के परिवारों में घनिष्ठता बढ़ने लगी। राजू और लाची छुप छुप कर गांव से सटे जंगल में मिलने लगे। राजू लकड़ियां काटने के बहाने और लाची कंदमूल लाने के बहाने जंगल चली जाती थी।
जहाँ घंटों दोनों एक दूसरे से प्रेमालाप में व्यस्त रहते। राजू के बापू सुखी का तो पता नहीं, पर जो लाची का पिता था उसको इसकी भनक लग गई थी। पर वह किशन यह सोचकर फिक्र नहीं करता था, अगर लड़की का ब्याह राजू से हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, अपनी बिरादरी में ही होनहार लड़का मिल जाएगा, इसमें कोई बुरा नहीं है। आजकल लड़की के ब्याह में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, तो वे बच जाएंगे। दोनों परिवार मिलाकर अच्छे पैसे कमाएंगे तो उनका गुजारा भी आसानी से हो जाएगा। राजू के बाप सुखी से भी किशन ने अच्छी दोस्ती कर ली थी। दोनों बंजारा समुदाय में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस गांव के आसपास अच्छी आमदनी होने के कारण दोनों समुदाय मिलकर 6-7 महीनों से यहाँ टिके हुए थे। दोनों ही कबीले जो के प्रमुख जो मुखिया थे, उन्होंने निर्णय लिया कि वे कुछ दिन यहाँ साथ साथ रहकर अगले डेरे की ओर प्रस्थान करेंगे। आज मऊआ बीन ने लाची जब जंगल पहुंची तो वहां राजू उसका पहले से इंतजार कर रहा था। लाची उसके बगल में अपने हाथ के फल लेकर बैठ गई और कहने लगी, कितने काम तूने किए हैं राजू, सुबह से देख रही हूँ, कभी लोहा पीट रहा है तो कभी लकड़ियां काट रहा है, फिर खेल भी दिखाएगा। लाची प्यार से उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, तुझे कितना काम करना पड़ता है राजू। तो राजू कहने लगा, लाची, तुझे सुख से रानी बनाकर रखने के लिए मुझे पैसे तो जमा करने होंगे, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना लाची। राजू ने बड़े प्यार से लाची से कहा। तो लाची शर्मा गई और वह कहने लगी, राजू, क्या हमारे लगन के लिए सब लोग मान जाएंगे। तो राजू ने लाची से कहा कि वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर दोनों अपनी प्रेम भरी बातें करने लगे। उसके बाद धूप सर पर चढ़ने लगी तो दोनों कहने लगे, चलो अब समय ज्यादा हो गया है, डेरे की तरफ चलते हैं। और दोनों हंसी खुशी डेरे की तरफ चल पड़े। शाम का अंधेरा छाने लगा था। लाची अपने बापू के लिए खाना बनाने का जतन कर रही थी। उसकी जो पक्की सहेली कम्मो तभी उसके घर आई और लाची के पास बैठ गई। लाची कहने लगी, अरे कम्मो, कहाँ रहती है तू आजकल, दिखाई नहीं देती, मिलने आती ही नहीं। तो कम्मो कहने लगी, वाह, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं तो तुझसे मिलने आती हूँ लेकिन तुझे ही मेरी सुध बुध नहीं है। अरे मुझे सब पता है, तू आजकल लाची किसके ख्यालों में खोई रहती है, तुझे तो कम्मो के लिए फुर्सत कहाँ है। लाची यह सुनकर थोड़ी शर्मा गई। तो कम्मो कहने लगी, बताना लाची, तेरा लगन उससे कब होने वाला है। तो लाची कहने लगी, अरे अभी कुछ नहीं है। तो लाची कहने लगी, जानती है कम्मो, अभी हमारे लगन के बारे में कोई बात नहीं है। तो कम्मो कहने लगी, लाची, पता है हमारे डेरे बहुत जल्दी उठने वाले हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं मोहनपुर फिर से। क्या लाची चौंक गई और उसने कहा कि तुझे किसने बताया। तो कम्मो कहने लगी, मेरे बापू ने, उन्होंने कहा है कि बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पर, अब आमदनी तो ज्यादा यहाँ होती नहीं। और तो लाची पूछने लगी, और राजू का जो डेरा है उसके बारे में पता नहीं किया, वे लोग भी साथ जाएंगे या नहीं। तो कम्मो ने कहा कि उनके बारे में तो मुझे नहीं पता है। उधर लाची ने डेरे की उठने की बात राजू से बताई। तो राजू कहने लगा, लाची, कोई साथ जाए या ना जाए, पर मैं तेरे साथ चलूंगा, मैंने अपने बापू से कह दिया है। राजू चिंतित सा लाची को समझा रहा था। अब हम तुम अलग नहीं रह सकते लाची, बिरादरी वालों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए तुम हो। लाची राजू की बातें सुनकर लाची की आंखें भर आई। कितना प्रेम करता है राजू उससे, उसका सपना सचमुच राजू पूरा करेगा। उसे वह एक घर देगा जो बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, और वह उस घर की रानी बनकर रहेगी। लाची का राजा तो उसे मिल चुका है, अब चिंता किस बात की। दोनों ही डेरों के मुखिया की उस रात बैठक हुई। उन्होंने अपनी सहमति से तय किया कि दोनों ही डेरों के बंजारे एक साथ मोहनपुर जाएंगे। मोहनपुर में एक कपड़ों का कारखाना इधर खुला है,
एक धनी बनिया व्यवसायी ने इधर ही एक कारखाना शुरू किया है। बंजारों को वहां अपने पुश्तैनी कामों के अलावा भी और रोजगार मिलने की संभावना है। जो बंजारे अपनी कम आमदनी और घूम घूम कर रोजी रोटी कमाने से परेशान है, उन्हें मोहनपुर में अच्छा रोजगार मिल सकता है। यह सब जानकर लाची और राजू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज रहमतपुर से दोनों बंजारों के जो डेरों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह खेमे समेटे जाने लगे। सामान असबाब टट्टुओं पर लाद कर सुबह ही सुबह निकलना था। तभी तो सूरज ढलने से पहले बैलगाड़ियां मोहनपुर पहुंच पाएंगे। जैसा था कि लाची की बैलगाड़ी और टट्टू पर लदे सामान राजू की बैलगाड़ी और सामानों के साथ साथ चल रहे थे। शाम होने से पहले ही वे लोग मोहनपुर पहुंच गए। गांव की सीमा पर उन्होंने अपने डेरे लगा दिए। थोड़ी देर में हाथ मुंह धो रोटी पानी का इंतजाम होने लगा। राजू आकर लाची के बापू के पास बैठ गया। दो रोटी राजू को भी दे दे लाची। लाची के बापू किशन ने खाना खाते हुए लाची से कहा तो लाची बोली, जी बापू, अभी लाई। लाची एक लोटे में ठंडा पानी और थाली में रोटी और थोड़ी सब्जी लेकर आ गई। किशन कहने लगा, खा ले बेटा। राजू, रोटी खा ले, बिटिया ने अच्छी सब्जी बनाई है। और किशन उससे पूछने लगा, राजू, अब आगे क्या सोचा है बेटा? कारखाने में काम करोगे या यही सब हम नटबंजारों के धंधे? तो राजू कहने लगा, चाचा, मैं तो शुरू से ही अच्छे पैसे कमाना चाहता था। अब मौका सामने है तो कोई ना कोई काम कारखाने में मैं कर ही लूंगा। थोड़ा बहुत पढ़ना भी जानता ही हूँ। तो किशन कहने लगे, हाँ बेटा, तुम तो काबिल हो और मेहनती भी हो। तुम्हें भला काम की क्या कमी? तो राजू कहने लगा कि हाँ चाचा, काम करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। लाची उनकी बातें सुनकर खुश हो रही थी। तभी किशन ने कहा, लाची बेटा, सुबह हो गई है, जल्दी तैयार हो जाओ। एक जगह खेल दिखाने चलना है, मोहनपुर जाना है। जल्दी रोटी पानी का इंतजाम कर लो। अगले दिन सुबह सुबह जो किशन ने लाची से कहा, लाची बेटा, सुबह हो गई है, जल्दी तैयार हो जाओ। एक जगह खेल दिखाने मोहनपुर जाना है, जल्दी रोटी पानी का इंतजाम कर लो। किशन ने सोई हुई लाची को आवाज लगाई। गहरी नींद में सोई लाची की नींद बापू की आवाज से टूट गई और वह कहने लगी, ये बापू भी ना एक दिन भी चैन की नींद सोने नहीं देता। लाची नींद से उठती हुई भुनभुना रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बाप बेटी साथ में कम्मो और उसकी माँ और कुछ लोग तैयार होकर मोहनपुर की ओर निकल पड़े। तमाशा मोहनपुर कारखाने के पास ही दिखाना था। लाची को कारखाना देखने की भी बहुत उत्सुकता थी। लाची और उसके साथ के बंजारों ने मोहनपुर कारखाने के पास और अन्य जगहों पर घूमते हुए खेल तमाशे दिखाकर शाम तक अच्छे पैसे कमा लिए थे। लाची की रस्सी पर दिखाए गए करतबों और गानों से तो नोट ही बरसा दिए थे। आज उसका बापू किशन घर लौटते हुए बहुत खुश था। घर लौटने पर शाम को राजू किशन से मिलने आया तो पता चला उसे भी कारखाने में काम मिल गया है और काम भी अच्छा था और मजदूरों के रोज के हिसाब से जो उनको मजदूरी भी अच्छी मिलनी थी। लाची तो खुशी से उछल पड़ी। अब तो कहने लगी, राजू तू मुनीम हो गया है। राजू, तुझे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। राजू ने कहा, हाँ यह तो है। कारखाने के मालिक ने राजू हंसकर कहने लगा कि हाँ तो कहा है उसने। चाचा, राजू किशन से बोला, आप कहो तो कारखाने में लाची को भी काम दिला दूं। मेरे साथ आएगी और मेरे साथ जाएगी, अच्छे पैसे कमा लेगी। काफी औरतें और लड़कियां वहां काम करती हैं, लाची को भी वहां काम दिला दूंगा। चाचा, राजू कहने लगा, महीने की पगार मिलेगी, आप कहें तो। राजू से जो किशन कहने लगा, अरे बेटा, नेकी और पूछ पूछ। लाची को कोई काम ऐसा मिल जाए तो मैं तो तुम्हारा उपकार ही मानूंगा। किशन ने खुशी से कहा। तो राजू जब चलने को हुआ तो सामने खड़ी लाची ने उसे आंख से इशारा किया, जिसका मतलब था कि लाची उससे मिलने बाहर आएगी।
थोड़ी देर बाद लाची पास वाले तालाब से पानी लाने के बहाने घर से निकली। राजू तालाब के पास उसका इंतजार कर रहा था। राजू बोला, आ गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। और तभी वे आगे को पेड़ों के झुरमुट में बैठ गए और दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। राजू बोला, लाची तू तो दुबली होती जा रही है, खाना ठीक से नहीं खाती क्या? तो लाची कहने लगी, अरे पहले मुझे बताओ, हमारे लगन के लिए तू मेरे बापू से और अपने बापू से कब बात करने वाला है? तो राजू कहने लगा, अरे लाची घबरा नहीं, मुझे काम भी अच्छा मिल गया है। एक दो दिनों में उन दोनों से हमारे रिश्ते की मैं बात करूंगा। जैसा कि मुझे लगता है मेरे बापू तो मान ही जाएंगे, पर तेरे बापू भी शायद मना नहीं करेंगे। लाची ने हाँ में सिर हिलाया और राजू कहने लगा, लाची अभी तू कम उम्र की है, 15-16 की होगी। अभी मैं उनके छेके की कोई रस्म करने को कहूंगा तो फिर 2 साल बाद शादी पर एक दूसरे को जुबान दे देंगे। समझदार, राजू ने कहा। और सोचता हूँ दोनों को इस कारखाने में काम भी मिल जाएगा, तो तेरे बापू और मैं अपने बापू और माँ और बहन के साथ इसी गांव में हम बस जाएंगे। आज से ज्यादा लाची कभी इतना खुश नहीं थी। उसका एक घर, उसका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला था। आज लाची को लेकर राजू कारखाने की ओर चल पड़ा। लाची ने अपना पहनावा लहंगा और कुर्ती पहनी हुई थी। राजू ने उससे कहा कि वह उसे शहरी और अच्छे ढंग के कुछ सलवार कुर्ते लाकर देगा जो गांवों और शहरों में लड़कियां पहना करती हैं। तो लाची कहने लगी, चल पहले कारखाने के मालिक से मिल लें। राजू बोला। तो लाची कुछ सहमी हुई थी। यह सब कुछ उसके लिए नया था। कारखाने के मालिक का घर पास में ही था। वहीं उसने सामने वाले कमरे को ऑफिस बनाया हुआ था। कमरे का दरवाजा खटखटाकर राजू अंदर घुसा। अंदर एक कुर्सी पर कारखाने का मालिक, जिसका नाम सुनील था, वह कोई यही 40-45 वर्ष साल का एक रोबीले चेहरे वाला व्यक्ति था जो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह कहने लगा, आ गए राजू, अब समय हो ही गया है, बैठो, थोड़ा कल का हिसाब देख लो। वह व्यक्ति बोला और फिर उसकी नजर राजू के बगल में खड़ी सहमी लाची पर पड़ी। तो वह बोला, राजू यह लड़की कौन है तुम्हारे साथ? तो राजू ने उसे सलाम किया और फिर बोला, साहब यह मेरे घर की लड़की है, बहुत मेहनती है, इसे भी साहब इस कारखाने में काम दिला दीजिए। ना इसके लायक कोई काम हो तो यह मेहनत से कर लेगी। राजू ने हाथ जोड़कर विनती की। कारखाने के मालिक सुनील की आंखें लाची को ऊपर से नीचे मानो एक्सरे कर रही थी। क्या लड़की है इतनी खूबसूरत, यौवन मानो छलक रहा हो। वह लगातार लाची को घूरे जा रहा था। लाची ने यह तो नोट किया कि उसकी घूरती दृष्टि बुरी लगी। वह सहम सी गई। उसने आज तक खेल दिखाते वक्त पुरुषों को बहुत घूरती दृष्टि से देखा था, पर आज जैसा अजीब उसे कभी नहीं लगा था। राजू की बात पूरी होने के बाद मालिक सुनील बोला कि ठीक है, कपड़ों की मशीन पर सूत कताई के काम में कुछ लड़कियां हैं, वहीं मैं मैनेजर साहब से कह देता हूँ, वहीं इसे रखवा देते हैं। इसे कारखाने में ले जाओ, वहां काम करने की जगह इसे दिखा दी जाएगी। राजू ने हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया और फिर बोला, इसे पहुंचा कर अभी आता हूँ साहब। बाहर आकर राजू ने खुशी से लाची का हाथ पकड़ा और कहने लगा, चल लाची, तुझे काम करने की जगह दिखा देता हूँ। दोनों बगल में स्थित कारखाने की ओर चल पड़े। आज लाची को उस कारखाने में काम करते हुए 10 दिन हो गए थे। वह राजू के साथ ही कारखाने जाती थी और उसी के साथ लौटकर भी आती थी। राजू का काम कारखाने के कामगार के वेतन के अलावा अन्य हिसाब किताब देखना था। वह शाम के झुटपुटे तक काम तैयार करता था। लाची का काम थोड़ी जल्दी खत्म हो जाता था, किंतु राजू उसे कुछ देर मालिक के दफ्तर में ही बैठ जाने को कहता था और उसके साथ ही वह वापस अपने साथ उसे लाता था। वहां मालिक के रहने पर उसकी घूरती दृष्टि से लाची बेचैन हो जाती थी। एक दिन घर लौटते हुए उसने राजू से यह बात कही कि राजू, यह कारखाने का मालिक सुनील
मुआ मुझे अजीब नजरों से घूरा करता है। रे राजू, जी तो करता है कि उसकी आंखें फोड़ दूं। इस पर राजू ने हल्के से लिया और कहा, अरे लाछी, तू सुंदरी इतनी है, उसने तुझसे पहले ही इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं होगी। पर लाछी के मन को तसल्ली नहीं हुई। यह दृष्टि वैसी नहीं थी जैसी और लोगों की होती है। फिर इस बात को टालते हुए उसने मन से निकाल दिया कि शायद राजू ने ठीक ही कहा हो। आज राजू ने अपने पिता सुखी और लाची के पिता से उन दोनों के विवाह की बात हिम्मत करके कह ही डाली। राजू की माँ और बहन तो लाची को वैसे ही पसंद करती थी, और कमाने वाली सुंदर लड़की को भला सुखी भी अपने बेटे के लिए क्यों मना करता। किशन तो कब से चाहता था कि राजू उसका दामाद बने। बिरादरी और बंजारों के दोनों जो समूहों के कुछ सम्मानित लोगों के बीच किशन और सुखी के दोनों बच्चों के विवाह के लिए बांगदान हो गया। लाची के 18 के होते ही दोनों के विवाह की बात तय रही। काफी बंजारों को मोहनपुर के इस कारखाने में काम मिल गया था, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक इस जगह पर रहने का तय कर लिया था। और राजू और लाची के परिवार के लिए तो राजू की योजना पैसे कमाते ही यहाँ पर घर लेकर स्थायी रूप से यहीं रहकर बस जाने की थी। वह भी घूम घूम कर कमाने से तंग था। कमाई खास होती नहीं थी। बिरादरी के साथ रहकर क्या करे। ऐसे भी बिरादरी के लोग छूट थोड़े ही जाएंगे कि कभी ना कभी तो मिलना होता ही रहेगा। अपना भविष्य भी तो देखना है। राजू की तो यही सोच थी। लाची और उसका बापू किशन भी राजू की इस सोच से सहमत थे। अब लाची और राजू के बीच प्यार और बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते। दोनों के सपने एक होने वाले थे। दोनों के सपनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। पर लोग सोचते कुछ है और होता कुछ है। होने को तो कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन जब लाची का काम खत्म होने को था तो कारखाने के मैनेजर ने लाची को बुलाया और कहा कि काम खत्म हो तो मालिक ने तुम्हें एक नई मशीन देखने को दफ्तर में बुलाया है। लाची इन 10 दिनों में काम में माहिर हो गई थी और दूसरों की मदद करती थी। इसलिए अन्य औरतें और लड़कियां और मैनेजर साहब भी अक्सर उसकी तारीफ कर दिया करते थे, जिससे लाची को लगा कि सुनील साहब ने उसे मशीन दिखाने को बुलाया होगा। उसे कुछ आशंका भी हुई, पर उसने सोचा कि राजू दफ्तर में रहता ही है, उसे भला क्या चिंता और कैसा डर। वह अकेली तो नहीं है। फिर भी उसने मैनेजर साहब से पूछा, मुझे अकेले क्यों बुला रहे हैं साहब, और अन्य लड़कियों को क्यों नहीं। तो मैनेजर ने कहा कि लाची, ये तो मुझे नहीं मालूम। जो आज्ञा दी उन्होंने वह मैंने तुमसे आकर कह दी। एक बार तुम मिलकर पूछ लो, वहां राजू भी होगा ही। मैनेजर बोला। मैनेजर एक अच्छा आदमी था और लाची को उसकी बात मानने में हर्ज नहीं लगा। शाम हो गई थी। लाची कारखाने में ही मैनेजर साहब के कहने पर रुकी हुई थी। अब कारखाना बंद होने ही वाला था। सभी कामगार जा रहे थे कि बेचैन लाची को मैनेजर साहब बुलाने आए और कहने लगे, जाओ लाची, साहब बुला रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में काम समेट कर आ रहा हूँ। लाची कहने लगी, साहब राजू तो वहां होगा ना, आज मुझे बुलाने भी नहीं आया। तो मैनेजर से लाची ने पूछा तो मैनेजर कहने लगा, अरे लाची होगा ही, और भी लोग होंगे, मैं भी आ रहा हूं, तो चिंता क्यों करती है। इतना कहकर मैनेजर साहब बोले। फिर भी लाची थोड़ी दूर पर स्थित मालिक के दफ्तर की ओर आशंकित से हृदय से चल पड़ी। लाची तेज कदमों से चलती हुई राजू के बारे में सोचती हुई कारखाने के दफ्तर में पहुंच गई थी। साथ ही वह यह भी सोचती जा रही थी, आखिर साहब ने उसे कौन सी मशीन देखने को बुलाया होगा। लाची जब दफ्तर में पहुंची तो देखा दफ्तर का दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक देते हुए आशंकित मन से खोला तो देखा सामने कुर्सी पर मालिक सुनील बैठा हुआ था। उसकी बगल वाली जो राजू की कुर्सी खाली थी, जिस पर राजू बैठकर कारखाने का हिसाब किताब देखता था। दफ्तर पूरा खाली था। लाची सुनील को देखकर घबराई और कहने लगी, साहब आपने मुझे बुलाया। मैनेजर साहब ने कहा है कि कोई मशीन देखने को आपने मुझे बुलाया है, पर यहाँ तो कोई मशीन नहीं है साहब जी। और राजू कहाँ है, वह चला गया क्या। तो मैंने जो साहब सुनील कहने लगा,
अरे थोड़ा सांस तो लो, मशीन अंदर कमरे में है, राजू थोड़ी देर में आ जाएगा, मैंने उसे किसी काम से बाहर भेजा है। लाची का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। म- मकान में सुनील अकेला लग रहा था। क्या वह यहाँ अकेला रहता है? हे भगवान, ये राजू कहाँ चला गया, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। लाची मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, यह साहब तो अच्छा आदमी नहीं लगता। तब वह मालिक बोला, अरे चलना अंदर। और विवश लाची को अंदर जाना पड़ा। अंदर कमरे में जाने पर लाची को कोई मशीन नजर नहीं आई। मालिक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहने लगा, बड़ी भोली है रितु, अरे कितनी सुंदर, और उस राजू के लिए मरती रहती है, मेरे पास आ जाती तो जिंदगी संवार देता। कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं दूंगा, और ऐसो आराम की जिंदगी जिएगी तो बस रोज शाम मेरे पास आ जाया कर। सुनील की आंखों में बहसी चमक थी, उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। लाची ने गुस्से से जोर लगाकर उसका हाथ परे धकेल दिया और कहने लगी, खबरदार जो मुझे छुआ तो, मैं वैसी वैसी लड़की नहीं हूं साहब, राजू मेरा होने वाला पति है। लाची शेरनी की तरह गरज कर बोली। तो मालिक कहने लगा, 2 टके की बंजारन, तुझ जैसी बंजारन तो रोज पति बदलती हैं। बोलते हुए सुनील ने कसकर लाची को पकड़ लिया। लाची ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, कोई है, बचाओ मुझे। सुनील उसे गालियां देते हुए संभल कर खड़ा हो गया कि दरवाजे पर वह जोर जोर से दस्तक पड़ने लगी। दौड़कर दरवाजे को लाची ने खोल दिया। सामने दरवाजे पर राजू खड़ा था। लाची उससे लिपट कर रोने लगी। तो राजू कहने लगा, अच्छा तो ये साजिश थी साहब आपकी, इसलिए मुझे लाची को लेने जाने नहीं दिया, मुझे और उसे बुलवा देता हूं कहकर मुझे इतनी दूर भेज दिया कि मैं समय पर आ ही नहीं पाता, और तुम मेरी लाची को बर्बाद कर देते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साहब, सारे गांव वालों को बुलाकर तुम्हें बेइज्जत करवा दूंगा, सारे कामगारों के सामने तुम्हारी पोल खोल कर रख दूंगा। राजू गुस्से में चिल्ला रहा था। अब सुनील के होश बेइज्जती के डर से फाख्ता हो गए। वह तो छुपकर शिकार करने वाला था, पर अब उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई थी। रोती हुई लाची को जो संभालते हुए राजू ने चुप कराया और कहा, लाची अब मैं आ गया हूं ना, और दोबारा कभी इसने ऐसी हरकत की तो इसे बर्बाद कर दूंगा। और वह तो क्या, मेरे मन में आया कि इसके बताए काम को बीच में ही छोड़कर मुझे तेरी चिंता ने वापस दफ्तर चला आया। मुझे तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया, वरना न जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। तू ठीक कहती थी लाची, ये अच्छा आदमी नहीं है, यह बहुत गंदा आदमी है। मैंने इस पर पता नहीं क्यों आंख मूंद कर विश्वास किया। और वह राजू सुनील को गालियां देते हुए रोती हुई लाची का हाथ पकड़कर राजू उसे अपनी बस्ती और डेरे की तरफ ले चला। घर पहुंचने से पहले ही उसने लाची को समझा बुझाकर चुप कराया और घर वालों से इस घटना का जिक्र करने से मना कर दिया। घर जाकर लाची चुपचाप सो गई। सुबह उठते हुए राजू के पास गई। राजू से कहने लगी, राजू तू वहां काम कैसे करेगा, वह बहुत ही बदमाश आदमी है, कहीं तुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे, वह पैसे वाला है, असर रसूख वाला है। आशंकित लाची ने डेरे के बाहर बैठे राजू के पास बैठते हुए कहा। तो राजू कहने लगा, लाची तू चिंता ना कर, उसे बदनामी का डर बहुत है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, तू आज से वहां नहीं जाएगी काम करने, मैं तुझे अब वहां नहीं जाने दूंगा, यह मैंने सोच लिया है। राजू ने दृढ़ता से कहा। तो लाची से कहने लगा, तू वहां का काम छोड़ दे। तो लाची कहने लगी, तुझे तो बहुत काम मिल जाएंगे, उस मालिक की तुझसे दुश्मनी हो गई है। लाची चिंतित स्वर में बोली। तो वह कहने लगा, अच्छा 1-2 दिन में मैं दूसरा काम ढूंढ लेता हूं, तो चिंता ना कर लाची। राजू ने लाची का हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त किया। फिर भी लाची की चिंता नहीं मिट रही थी। आज जब राजू काम पर जाने लगा तो लाची उसे बहुत देर तक देखती रही और उसकी सलामती की दुआएं भगवान से मांगती रही। 2-3 दिन हो गए थे राजू को काम पर जाते हुए, पर कुछ अनहोनी नहीं घटी। लाची उसके आने से पहले रोज चिंतित होकर दरवाजे पर निगाहें लगाई रहती थी। राजू को जब ठीक से आता देखती तो उसकी चिंता दूर होती थी। इस बीच राजू ने कुछ अन्य जगहों पर भी काम की तलाश में अपने जान पहचान वालों को कहा था।
अभी तक उसे कोई काम नहीं मिला था। कारखाने के मालिक सुनील का रवैया देखने में पहले जैसा ही लग रहा था। राजू का उससे खटका लगभग मिट चुका था, किंतु लाची के मन में कारखाने के मालिक के प्रति संदेह किसी विषधर सर्प की भांति फिर से फन उठा लेता था। वह रोज राजू की रक्षा के लिए भगवान से गुहार करती रहती और उन दोनों के सीधे साधे जीवन और छोटे छोटे सपनों पर मानो कोई ग्रहण लग गया था। लाची की आशंका गलत नहीं थी। कारखाने का मालिक सुनील राजू से खार खा गया था। एक दो कौड़ी के नौकर द्वारा की गई बेइज्जती उसे बहुत साल रही थी। वह बदला लेने के लिए योजनाएं सोच रहा था। काश राजू ने लाची की बात मान ली होती और उसी दिन काम छोड़ दिया होता, तो आज उन दोनों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। उस दिन राजू को कारखाने के मालिक ने जो दोपहर के 3 बजे ही छुट्टी दे दी। लाची और राजू खुश खुश बैठे अपने डेरे के सामने एक आम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठे हुए थे और धूल उड़ाती हुई एक पुलिस की जीप उनके सामने रुकी। उसमें 4-5 वर्दी वाले पुलिस सिपाही और एक उनका इंचार्ज उतरा। यहाँ राजू कौन है, वे पूछने लगे। जो सुनील साहब के कारखाने में काम करता है। उस रोबीले चेहरे वाले व्यक्ति जो कि उनका इंचार्ज था वह बोल रहा था। तभी राजू ने कहा, क्या बात है साहब, मैं ही राजू हूँ। निर्दोष राजू ने बिना घबराए पूछा, पर लाची की घबराहट से बुरा हाल था। तो वह कहने लगा, तुम कारखाने में चोरी और गबन का आरोप है तुम पर। सुनील साहब ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इंचार्ज ने कहा। तो राजू ने कहा, यह झूठ है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बुरी तरह से परेशान राजू गिड़गिड़ाया। सुनील साहब मुझसे बदला लेने के लिए मुझे फंसा रहे हैं। वह कहने लगा, कैसा बदला रे? सारे मुजरिम खुद को निर्दोष ही कहते हैं। चलो पुलिस स्टेशन, तब झूठ सच का फैसला करना होगा। वह पुलिस वाला बोला और लाची उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई। इसे छोड़ दो साहब, इसका कोई कसूर नहीं है। लाची का बापू किशन और राजू के बापू ने भी विनती की, पर पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। राजू को गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। गरीब बंजारे घबराए हुए थे। वे कानून भी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। राजू 3 दिनों से थाने में ही था। उसे जेल भी भेजा नहीं गया था। थाने में पुलिस ने उसे सुनील के कहने पर 3rd डिग्री टॉर्चर दिलवा रहा था। उसकी पहुंच के आगे गरीबों की कौन सुनता। लाची, किशन और सुखी तीनों 3 दिनों से थाने के दौड़ चक्कर लगा रहे थे। आज बहुत कहने सुनने पर उनकी मुलाकात उस बहसी पुलिस वाले ने राजू से कराई। राजू की हालत देखकर लाची कलप कलप कर रोई। वह कई दिनों का बीमार लग रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, शरीर पर चोट के निशान। लाची को रोकते देखकर इस हालत में राजू ने उसे समझाया, लाची मैं निर्दोष हूं तो छूट ही जाऊंगा। फिर किशन को बुलाकर कहा कि शहर में कोई वकील हो तो कर लो, तो मैं छूट जाऊंगा। उसके मुंह से ठीक से आवाज नहीं निकल रही थी। तब तक ये लोग मेरे राजू को मार डालेंगे। लाची चिल्लाने लगी। ओ भगवान, मैं क्या करूं? लाची की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर सुनील साहब रिपोर्ट वापस ले लें तो राजू छूट जाएगा, एक दयालु पुलिस वाले ने इन बंजारों से कहा। मजबूरन लाची एक दिन अपने बापू के साथ सुनील से मिलने गई और कहने लगी, साहब हमारे निर्दोष बच्चे को क्यों सजा दे रहे हो, क्यों उसे फंसा रहे हो, उसे छुड़वा दो। किशन ने बहुत विनती की, पर उस नर पिशाच पर उसका क्या असर होता। यह लाची तो जानती है, बताया नहीं क्या इसे। तू मेरी बात मान ले लाची, मैं तेरे राजू को अभी छुड़वा दूंगा, वह शैतान बोला। तो लाची कहने लगी, बापू चलो। किशन को लेकर वह घर आ गई। उसने आज किशन को सारी बात बताई। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को पकड़कर बेबसी से रोने लगे। किसी वकील का इंतजाम वे गरीब बंजारे नहीं कर पाए। आज राजू को जेल भेज दिया गया। लाची की अंतिम आशा भी आज राजू को बचाने की खत्म हो गई थी। वह आज दिन भर रोती रही। जब उसे यह खबर चाचा और बापू से मिली कि तो उसकी रोटी का निवाला भी उसके मुंह में नहीं गया। क्या क्या सपने देखे थे उसने राजू के साथ, उस दरिंदे की वजह से सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। रात भर लाची लूटी हारी सी बैठी रही। सुबह होते ही उसने कुछ निश्चय किया। आज वह अच्छी तरह तैयार हुई, अच्छे कपड़े पहनकर साज श्रृंगार करके जब शाम का अंधेरा सा हो गया तो मोहनपुर के कारखाने के दफ्तर की ओर लाची चल पड़ी।
वह मानो नशे में चल रही थी, आंखें चढ़ी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे, जैसे कोई मतवाली ही जिसे आगे पीछे का कोई होश नहीं हो। उसे जाते हुए किसी ने नहीं देखा, ना ही किसी को उसने कुछ बताया। वह सीधा सुनील के मकान में पहुंची। वहां सन्नाटा था। सुनील अकेला कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। लाची ने कहा, साहब। लाची के अजीब से स्वर पर सुनील की निगाहें उसकी ओर उठी। दरवाजा बंद करके उसे अपनी ओढ़नी सुनील की ओर फेंक दी और उसके पास आकर कहने लगी, मैं आपके पास आ गई हूं साहब, राजू को छुड़वा दो। सुनील की आंखें हवस से चमकने लगी। उसने लाची को बढ़कर बाहों में कस लिया। सुनील के गंदे इरादे में भांप चुकी थी। उसने अपने लहंगे की कमर में खोसी कटार निकालकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून के पर नाले बह रहे थे। लाची आराम से मकान के किवाड़ भिड़ाकर बाहर निकलते हुए जमीन पर गिरे छटपटा रहे सुनील पर थूकते हुए निकल गई। थोड़ी देर बाद आग के भयानक शोले कपड़े के कारखाने से निकलते दिखाई दिए, क्योंकि कारखाने में आग लग गई थी। शोर हो रहा था, कारखाना धू धू करके जल रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आग कैसे बुझाएं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। तब कारखाना तब तक लगभग जलकर राख हो गया था। कारखाने से दूर एकांत स्थल में बैठी लाची रो रो कर राजू को जो चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी। कभी रोती कभी हंसती लाची कहे जा रही थी, राजू आज मैंने तेरी बर्बादी का बदला ले लिया। शायद लाची पागल हो गई थी या दुख और निराशा ने उसे ऐसा बना दिया था। उसने अपने राजू का और अपने प्यार पर पड़े हुए खतरे का बदला ले लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।